मेरा नाम अंकुर गौतम है। मैं जो है 2022 यूपी पीसीएस में डिप्टी एसपी के पद पे मेरा चयन हुआ है। रैंक 77 है मेरा। और मेरा ग्रेजुएशन जो है बी मरीन में मैंने किया है डीएमआईटी कोलकाता से। और उसके बाद फिर मैंने जॉब भी किया है, अराउंड 5 इयर्स मैंने जॉब किया है। उसके बाद 2017 से मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2018 में मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया था। पहले मैंने दोनों ही यूपी पीसीएस और यूपीएससी का अटेम्प्ट दिए हैं। और यूपी पीसीएस में मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था, जिसमें से दूसरा मेंस मैंने लिखा था। एक बार और कॉल आई थी तो मैंने मतलब 3 बार 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। और मेरा दूसरा इंटरव्यू मतलब पहला इंटरव्यू था। और अभी इस साल मैंने 23 वाला फिर से इंटरव्यू दिया है, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। और मैं आप लोगों को कुछ जो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए ना उसके बारे में उससे शुरू करता हूँ। आपकी यूपीएससी जर्नी के बारे में बताइए। तो यूपीएससी की जर्नी तो मैंने आपको बताई कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जर्नी जो है मेरी 2018 से शुरू हुई थी। और 18 में जो है 2018 में मेरा जो है पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने प्री उस साल नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद 20 का मैंने अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा 20 से मेरा प्री होता रहा है। 20, 21, 22, 23 मैंने चारों बार प्री क्वालिफाई किया है। और 3 मेंस लिखे हैं और 2 इंटरव्यू दिए हैं मैंने। और आपने प्रीलिम्स GS1 और GS2 की तैयारी कैसे की, तो मैं आपको ये इसके बारे में बताऊंगा कि GS1 के लिए तो आप देखिए, इस जर्नी में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस है। वो रामबाण है। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है और नहीं सॉल्व किए हैं तो आप फिर बहुत मुश्किल है ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना। तो सबसे पहले चीज़ जो है, आपको सिलेबस उठाना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, और जो जो लोग कर चुके होंगे उन्होंने तो सिलेबस देख ही रखा होगा, तो आप पहले सिलेबस को अच्छे से करिए, देखिए उसमें हर एक पॉइंट के बारे में देखिए क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको लगाइए। जैसे अभी प्रीलिम्स आता है तो आप सबसे पहले जो है हर करीबन 2014 से 14 या 15 से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए और टाइम फ्रेम में लगाइए। मतलब जैसे 9:30 बजे से एग्ज़ाम होता है तो आप ये मान के चलिए 8:30 ही आपको देना है, मतलब उसी टाइम आपको एग्ज़ाम मोड में ही देना है। ये नहीं है कि मतलब किसी भी टाइम कर ले रहे हैं। तो ऐसे अगर आप 5, 7, 8 पेपर लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। एटलीस्ट 2 घंटे आप बैठेंगे, और बैठना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। बहुत बार हम लोग को लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब कर लेंगे, हो जाएगा। वैसा एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और जितना मैक्सिमम हो सके वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत होगा तो उससे मतलब 100 कर लेंगे तो हो जाएगा, 110 कर लेंगे हो जाएगा। अगर आपको पेपर इजी आया है तो हो सकता है आपको 140 तक अटेम्प्ट करना पड़े, और अगर पेपर बहुत टफ आया तो हो सकता है आपको कम अटेम्प्ट करना पड़े। पर मैक्सिमम आप लेके चलिए जितना अटेम्प्ट हो सकता है। उसमें आपको बहुत सारे में इंटेलिजेंट गेस वर्क करना पड़ेगा, और बहुत सारा जो है आपको मतलब नहीं भी आता हुआ तो भी आपको थोड़ा बहुत मतलब तुक्के उक्के मार के करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। अच्छा, और GS2 के लिए जो है आप CSET को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आजकल CSET ऐसी चीज़ हो गई जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को बाहर कर दे रही है। तो CSET के लिए आप हो सके तो एक आध मतलब पेपर तो लगाइए। अगर कोई अच्छा कोचिंग वाला है तो उससे मतलब कोई कोचिंग ले रहे हो आप तो ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। यूपी पीसीएस में तो हिंदी और अगर इंग्लिश आपको अच्छा आता है तो वो भी आप करिए। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि 20-20 क्वेश्चन के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वो अगर 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए और थोड़ा कम्युनिकेशन आता है, सीजन है कम्युनिकेशन में, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। बाकी मैथ्स रीजनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। और CSET ऐसी चीज़ है जब आप फेल होते हैं तो बहुत बहुत दर्द होता है उसका। ठीक है। अच्छा, आपने मेंस जनरल हिंदी ऐसे और GS की तैयारी कैसे की? अभी तो GS ऑप्शन हट गया है, तो GS 5, 6 जो 23 वाला आपने मेंस दिया था उसमें आया था। तो मैं शुरुआत से बोलता हूँ। हिंदी के लिए आप जो है प्रज्ञा प्रवाह चैनल फॉलो कर सकते हैं। CL त्रिपाठी सर हैं, बहुत अच्छा हिंदी और ऐसे गाइड करते हैं। इवन जो वो प्रेडिक्ट करते हैं यूपी पीसीएस में, वो ऐसे आए भी हैं। जैसे इस साल G20 उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, मैक्सिमम लोगों ने किया था, बट ठीक है उनके हिसाब से वो था तो आया है। मतलब पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि उनका प्रेडिक्शन सही हो रहा है।
और वो बताते भी हैं कैसे आपको हिंदी में लिखना है, कैसे ऐसे में लिखना है। इवन मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं यहाँ पे डीएसपी वाले, उन्होंने भी बहुत उससे फ़ायदा लिया है। तो आप भी उनसे मतलब उनका चैनल देख सकते हैं और उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपको एक 7-8 घंटे का मैराथन वीडियो वगैरह मिल जाएगा हिंदी का, वो आप देख सकते हैं। तो उस मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है हिंदी के लिए, हिंदी पे काम करना। क्योंकि आप देखिए जब आपको एसडीएम या डीएसपी वगैरह बनना होता है तो बहुत ऊपर पे बहुत कंपटीशन हाई हो जाता है, मतलब 2-4 नंबर पे भी बहुत कुछ मैटर करता है। वहाँ पे आपको हिंदी और ऐसे ऐसी चीज़ है जो आपको रैंक अच्छी दिला सकता है, तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। फिर GS 1, 2, 3, 4 में तो आप सिलेबस पहले उठाइए, हर एक पॉइंट को मार्क करिए और हर एक पॉइंट का जो है थोड़ा शॉर्ट नोट बना लीजिए। जैसे एटलीस्ट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपके पास तैयार होना चाहिए। अगर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से तैयार है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ पे आप जो है बहुत टाइम सेव कर सकते हैं। बॉडी में तो आपको पता है कि पॉइंट्स जो लिखने हैं वो आपको पता ही होंगे, मगर एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप बना के रखिए। बाकी आपको मैं एक ब्रीफ में सभी टॉपर्स के आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। मैं एक बता देता हूँ, जैसे GS 1 में जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी आता है, तो उसके लिए आप बेसिक NCERT पढ़िए, क्योंकि आप पेपर 1 में भी पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वही उसमें भी पेपर 1 में GS में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और उसमें ज्योग्राफी में NCERT ही पढ़ना है। GC लियोंग पढ़ सकते हैं, या तो हिंदी में बर्नवाल सर हैं उनकी किताब देख सकते हैं। और सोसाइटी के लिए आप जो है 11th की NCERT पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स का कंपाइलेशन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जरूरी है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह है, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो सब देखना जरूरी है। उसको थोड़े बहुत जो है मतलब एग्जाम्पल्स डालेंगे उसमें तो अच्छा नंबर मिलेगा। एक आपका जो है शून्य IAS का थोड़ा डेटा फैक्ट्स आते हैं GS 1 का, 2, 3 का, तो वो आप ले सकते हैं। ओनली IAS का डेटा फैक्ट्स का आता है, वो आप ले सकते हैं, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। एक्चुअली क्या है, एक स्टैंडर्ड आंसर में आपको बॉडी में जो है आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन तो आपको करना ही है, मगर उसमें जो है आपको जो फैक्ट्स चाहिए होते हैं वो बहुत बार हम लोग रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो पढ़े होने ज़रूरी हैं बहुत। और ये जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे आपको एक कंपाइल्ड मिल जाएगा, तो आपको जो GS वाइज है तो आप उसको कर सकते हैं, मतलब उसी को सीधे सीधे रिप्लिकेट कर सकते हैं और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब देखिए आप ये सोचिए कि आपको 20 क्वेश्चन एक GS में होते हैं और 6 पेपर हैं, और 6 पेपर मतलब हो गए आपको 80 क्वेश्चन है। अगर आपका आधा आधा नंबर भी बढ़ता है तो 40-50 नंबर का आपका फ़ायदा हो जाएगा इन्हीं सब डेटा फैक्ट्स से। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा जब भी आप मेंस लिखें तो। और GS 2 में तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है आपको, वो मतलब सही में मतलब रामबाण है पॉलिटी लक्ष्मीकांत, तो वो पढ़िए, उसको कवर टू कवर पढ़ना है, बट जो है मेन चैप्टर्स है पार्लियामेंट वगैरह हो गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए उसको। उसके बाद GS 3 में जो है सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं है, वो आप ध्यान रखिएगा। हम लोग को यही लगता है GS 3 में इकोनॉमिक्स है, तो इन्वायरमेंट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, उसके अलावा एग्रीकल्चर भी है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग क्या है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, इकोनॉमिक्स तो करना ही करना है, उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी देखना है, तो इसीलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं 17-18 पॉइंट भी तो हो गए, पहले 22-23 पॉइंट्स है, तो वो UPPCC के सिलेबस को एक एक पॉइंट को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एनालाइज करना पड़ेगा, और उससे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही इवन सिलेबस से उठा के ही वर्ड्स का सिलेबस दे देते हैं, मतलब क्वेश्चन दे देते हैं। तो वो चीज़ आप अगर शॉर्ट नोट्स तैयार रहेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत इजी पड़ेगा। बाकी जो है जैसे सोसाइटी वगैरह है, मतलब इसका इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह है, उसके लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। और इसके बाद GS 4 है, 4 में एथिक्स है, एथिक्स में किसी अच्छे कोचिंग का एक कंपाइलेशन ले सकते हैं, विजन का बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद 5-6 में तो अभी बहुत अच्छे मटेरियल्स नहीं आए हैं, बट ओनली IAS हुआ, और एक और मतलब कोचिंग का कंपाइलेशन है, जैसे एक अभ्युदय कोचिंग है अपना, जो गवर्नमेंट की फ्री कोचिंग है, उसका भी इनिशिएटिव अच्छा है, तो उसको आप ले सकते हैं। वो लेंगे आप, उससे पढ़ेंगे तो आपको मतलब थोड़ा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने मेंस ऑप्शनल की तैयारी, ऑप्शनल तो अभी UPPCC से हट गया है, तो पेपर 5-6 का हो सकता है। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कैसे की? अच्छा, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में जैसे मेरा पहले बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था मेरा 72 मार्क्स था, इस बार अभी RN त्रिपाठी सर का बोर्ड था, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो पहली बात तो इंटरव्यू में तो आपको रियल रहना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो आप हो वही आपको बोलना है वहाँ पर, मतलब आप फेक करेंगे या ब्लफ मारेंगे और पकड़ेंगे तो बहुत नंबर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो भी आप पढ़ें, मतलब जो भी आपके अंदर हो, एक तो हम लोग को ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है अपनी हमेशा से इनबिल्ड करनी पड़ेंगी। मतलब आप प्रिपरेशन फेज़ में आते हैं तो आप ये सोच के रखिए आप ऑफिसर ही हैं, मतलब आप सेलेक्टेड हैं, और उसी हिसाब से आप बिहेव करिए वैसे।
तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे जो है मतलब जो आप बोलेंगे तो वैसे रिफ्लेक्ट होगा पर्सनैलिटी में, और उसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया है, बट नंबर के बाद मुझे एनालाइज़ मैंने किया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मतलब हमको जो लग रहा है, बट उन लोगों ने जो एनालाइज़ किया वो हम लोग का सबकॉन्शियस को एनालाइज़ किया है उन लोगों ने। जो वहाँ पे बैठे रहते हैं वो लोग मतलब बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनको ब्लफ नहीं करें, जो भी वो सच बोलें, और बाकी पढ़ के जाएँ जितना हो सकता है, और वहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में जो हो उसको अच्छे से रेप्लिकेट करें। आपने फॉलो किए हुए सोर्स बुक लिस्ट के बारे में ब्रीफली बताएं। बुक लिस्ट तो मोस्टली जो है आपका, जैसे मैंने बताया GS1 में जो है हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया हो गया, फाइन आर्ट्स की जो क्लास 11 की बुक है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो है सोसाइटी में आप किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में NCERT 11-12 की पढ़िए, और हो सके तो GC लियोंग और वर्नवाल सर की किताब पढ़ सकते हैं। GS2 में लक्ष्मीकांत आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है आप गवर्नेंस के लिए किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। और GS3 में इकोनॉमिक्स में तो मैं श्री राम IAS किया था, उनके भी नोट्स अच्छे हैं। बाकी मृणाल सर की आप वीडियोज़ देख सकते हैं, उनके फ्री वीडियोज़ भी मिलते हैं यूट्यूब पे, वो अभी भी बहुत हद तक वैलिड है, बट अब नए वाले लेके देखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट के शॉर्ट नोट्स आप इंटरनेट से बना सकते हैं। GS4 में जो है विजन IAS का कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है आपने आंसर राइटिंग की तैयारी प्रैक्टिस कहाँ से की है। आंसर राइटिंग के लिए देखिए मैंने तो अपना जो फॉलो किया था, एक तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का डेली आंसर राइटिंग था, वो मैंने फॉलो किया था। पर डे 4 क्वेश्चन वो देते थे, वो वाला आप कर सकते हो। GS1 2 3 4 का एक साथ देते थे। उसके अलावा और भी कोई अच्छा कोचिंग का है, जैसे दृष्टि IAS हुआ या GS वर्ड है, उनका आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बट यह है कि रेगुलरली लिखना ज़रूरी है। अच्छा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रामबाण होता है, आप उसको ज़रूर देखिए। प्री हो या मेंस हो, दोनों में ही आपको पूरे क्वेश्चंस जो है अच्छे से देखने हैं, उनको एनालाइज करना है, और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। देखिए आप पूरा पढ़ते हैं, हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, बट हम लोग की तैयारी तभी मतलब एक तरीके से पूरी हो सकती है जब आप प्रीवियस ईयर को सही से लगाएंगे, तो मतलब सही से आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि हमको ये पता होता है कि वो बोर्ड हम मतलब जो बोर्ड है वो पूछना क्या चाहता है, तो वो आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से। प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्री में जो है आप जो मैंने बताया शुरुआत में, आपको हर चीज़ को लगाना पड़ेगा, मतलब हर क्वेश्चन को अच्छे से लगाना, मतलब एनालाइज करना पड़ेगा, आपकी वीकनेसेस क्या हैं उन सबको देखना पड़ेगा। और मेंस के लिए जो है आप उनको भी अगर लिखते हैं ना प्रीवियस ईयर को, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उसमें। ट्राई करिए कि पूरा प्रीवियस ईयर लिखते रहिए। अच्छा, एक बार मैं कमेंट्स देख लेता हूँ थोड़े। प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस 3 महीने में निकल सकता है, मेंस की तैयारी में नहीं मैंने कही कि सिलेक्शन हो जाता। देखिए बिल्कुल निकल सकता है, ये तो आपकी डेडिकेशन पे है। अगर आप सही से डेडिकेटली पढ़ रहे हैं तो 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं। हम लोग ने क्या है कि प्री के टाइम पे बहुत कुछ पढ़ा होता है, और जो नहीं पढ़ा होता वो शॉर्ट्स, जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं, वो 3 महीने में कर सकते। जब मैं 21 वाला मेंस लिख रहा था, तो मोस्टली मैक्सिमम चीज़ें जो 17-18 टॉपिक्स हैं, उसमें से हम लोगों ने 7-8 टॉपिक पढ़े होते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने उसी टाइम पढ़ी थी। तो आप अगर देखोगे ना तो वो चीज़ मतलब किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने नहीं किया तो नहीं कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। सर ऐसे का बता दीजिए थोड़ा, प्रिपरेशन करें कहाँ से करें। अब ऐसे के लिए तो ऐसा है कि आपको जो है जो GS1 2 3 4 में आप पढ़ रहे हो, आपको उसी के मतलब वही पढ़ना है, उसी को बस हर पॉइंट को आपको मतलब जो डायमेंशंस हैं उससे ओपन करना है। और जैसे नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें क्या है कि हिस्ट्री पहले पढ़ते हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी। तो ऐसे में इसका ही फ्लो बना दीजिए। जैसे टेम्पोरल टाइमलाइन देख लीजिए, ऐसे में किसी भी टॉपिक पे टेम्पोरली कैसे उसको उठाएंगे, उसके बाद फिर उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, उसका इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी से क्या रिलेट कर सकते हैं आप, साइंस टेक से क्या रिलेट कर सकते हैं। ये हर चीज़ को, हर जो सिलेबस है उसी पे आप अगर डायमेंशंस को खोलेंगे तो भी आपको बहुत मतलब ऐसे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कोर्स वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिए, तो उससे मतलब कोर्स वगैरह जितना आप इंक्लूड करेंगे तो उतना ही आपका इससे का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए सिविल सर्विसेज का काफ़ी है।
देखिए आरओ तो मैंने दिया नहीं है, तो आरओ के लिए मैं इतना नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ प्रीलिम्स के लिए उनका पापा वीडियोज़ हैं, काफ़ी तो नहीं बोलेंगे बट बहुत हद तक आपको कवर अप कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए कि अगर देख सकते हैं और टाइम है आपके पास तो पापा वीडियोज़ देख लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में 2018 में उनके पापा वीडियोज़ देखे थे, तो उससे मैंने बेसिक्स तो मैंने जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब का बेसिक्स उससे ही मैंने किया था। बट अभी के टाइम पे अगर एक बार आपने कर लिया है तो उसके बाद स्टैंडर्ड किताब जरूर आप पढ़िए, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। आप बेसिक्स एनसीईआरटी, मैं तो लोग 11th-12th के लिए बोलते हैं बट मैं बोलता से पढ़िए, 1-2 घंटे ही लगेगा आपको। बट आप अगर आप 6 से लेके 8 तक तैयार करेंगे तो आपको उससे बहुत कुछ मतलब बेसिक्स शुरू हो जाएगा। और यूपी पीसीएस में आपको 6 से 8 में भी बहुत क्वेश्चंस फंसेंगे। 9th-10th की ज्योग्राफी की किताब से बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे बॉक्सेस में जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं। इवन यूपीएससी में आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी से हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो आप जो एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी करिए। उसके बाद फिर जो है स्टैंडर्ड किताब पे जाइए। हम लोग क्या करते हैं कि सीधे ही स्टैंडर्ड किताब पे चले जाते हैं, बट वो थोड़ा मतलब देखिए ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ समझ में आए। और बेसिक जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए स्टार्टिंग जो है एनसीईआरटी से ही करना चाहिए। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। देखिए करंट अफेयर्स तो यूपीपीसी हो या यूपीएससी हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, हिंदी मीडियम वालों को भी एक पढ़ना ही चाहिए, चाहे हिंदू पढ़ें चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। बट ट्राई करें कि मतलब स्टार्टिंग में तो हर दिन पढ़ना चाहिए, और बाद में भी मतलब ये हैबिट अगर आपकी आ गई तो आप पढ़ते ही रहेंगे। उसके बाद क्या है कि मंथली कंपाइलेशन लीजिए। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नोट्स के लिए आप मंथली कंपाइलेशन विजन वगैरह का ले सकते हैं। उसमें आपको जो है वही चीज़ न्यूज़ मिल जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। इनसाइट ऑन आईएएस मतलब इनसाइट ऑन इंडिया है, उस पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोनों में से एक कोई, चाहे विजन ले लीजिए चाहे इनसाइट ले लीजिए, एक का आप फॉलो कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग के चक्कर में आप न्यूज़पेपर के अगर पढ़ेंगे तो वो टाइम टेकिंग बहुत है, और बहुत को उसमें हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाए, मतलब दिन का टाइम जो है प्रोडक्टिव टाइम आप ख़राब कर देंगे। तो नोट्स की जगह पे मंथली कंपाइलेशन आप उठा सकते हैं। यूपी पीसीएस की तैयारी में करंट अफेयर्स का कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। अब देखिए यूपी पीसीएस के लिए सबसे पहली चीज़ है कि करंट अफेयर्स वन लाइनर आता है, तो उस हिसाब से आपको जो है 6 महीने का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम है तो आप 1 साल का भी पढ़ सकते हैं, बट हो सके तो वन लाइनर के हिसाब से पढ़िएगा। मतलब उसमें फैक्ट्स और डेटा बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और उसमें मतलब आपका लॉजिकल रीजनिंग उतना अच्छा नहीं पूछेंगे जितना यूपीएससी में पूछते हैं। तो ट्राई करिए कि जो वन लाइनर आते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जैसे मैं वरुण अवस्थी सर का जो एसएससी सीजीएल पढ़ते हैं तो उनका भी मैंने फॉलो किया हुआ है कि वो जो है पूरे 2-3 महीने का या ऐसे करके वो वीडियो बनाते हैं, या एक करंट अफेयर्स करके कुछ टुडे करके ऐसे कुछ था, उसको भी लास्ट टाइम मैंने फॉलो किया था। तो क्या वन लाइनर वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको जरूर फॉलो करिएगा, वो आपको यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो है जैसे ओनली आईएएस होगा, इसका अगर आप एडिटोरियल सुन रहे हैं वो आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत फ़ायदा करेगा। तो हो सके तो अगर आपके पास टाइम है तो ओनली आईएएस का एडिटोरियल भी सुनिए, वो भी अच्छा बताते हैं। अच्छा यूपी पीसीएस में मैगजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैगजीन के लिए आप जो है घटना चक्र और या प्रतियोगिता दर्पण जो है वो आप ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट तो वही है कि आप जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आखिरी में एक कंपाइलेशन आपको कुछ चाहिए होगा, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए चाहे विजन की ले लीजिए, कुछ भी एक जरूर आप पढ़िए, तो वो चीज़ ज़रूरी है। मैं कमेंट देख लेता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। कुछ नहीं, यूपी पीसीएस 2024 कर रहे हैं कि क्वालिफाई कर लें, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो देखिए अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस उठा के आप पहले उसको एक बार देखिए। देखिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको सिलेबस का पता होना कि आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ये चीज़ नहीं पता है तो आप ये तो 2 महीने हैं वो आप वेस्ट कर लोगे आप अपने। तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, जो मैंने बदला था कि उस टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो आप बैठ के 9 बजे से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि जो आपको सिलेबस में नहीं समझ में आएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को ना बहुत लिमिटेड कर सकते हैं, और 2 महीने भी बहुत टाइम है अगर आप सही से सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, फुल टाइम पढ़ाई करते हैं।
वैसे तो देखिए किसी का कुछ टाइम नहीं होता कि 7 घंटे की पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, कितना घंटे पढ़ना है, बट देखिए अब 2 महीने बचा है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा गियर अप करना पड़ेगा, और गियर अप करने के लिए जो है जितना भी मैक्सिमम टाइम आपके पास है वो पढ़ाई पे दीजिए। बेसिक्स पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद हो सके तो मेन किताबें पढ़िए, और वीडियोस हो सके तो देखिए आप कोचिंग लेने का तो टाइम नहीं है, तो आपको 2 महीने में जितने भी आप देखेंगे मैराथन वीडियोस वगैरह हैं वो सब देख के आप अगर हो सके तो उसको फॉलो करिए। हो सकता है कि मतलब टाइम मतलब आप मैनेज कर सको तो 2 महीने में तैयारी की जा सकती है, और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई की? देखिए वही मैंने कहा कि डेली का कुछ फिक्स नहीं होता है कितना पढ़ाई करते हैं। अब जैसे मैंने इस बार जो मेंस दिया था, मैं एकेडमी में आ चुका था। मैंने 20 अगस्त को एकेडमी ज्वाइन की थी, और सितंबर में एग्ज़ाम थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास फिक्स टाइम है उसमें आप पढ़ाई करते हो। यहाँ पे तो जितना भी टाइम मिल रहा था, 2 घंटे 4 घंटे हम लोग मतलब जितने भी लोग यहाँ से एग्ज़ाम दे रहे थे उतने में ही पढ़ाई कर रहे थे। तो वर्किंग वालों के लिए ऐसा ही है कि आप जितना भी टाइम मिल रहा है, आपको रात को 2 घंटे मिल रहा है तो आप उसमें 2 घंटे निकालिए, सुबह जल्दी उठ के आप निकाल सकते हैं तो वो निकालिए। आपको अगर एग्ज़ाम सीरियसली देना है तो थोड़ा एफर्ट उसमें देना पड़ेगा आपको। तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, आप बस टारगेट्स देख लीजिए। आप अगर डेली टारगेट है, अगर आपको जैसे डेली का आपने कुछ बनाया कि आपको हिस्ट्री में इतना खत्म करना है, पॉलिटी में इतना खत्म करना है, या एक सब्जेक्ट आप उठा के पढ़ना चाहते हो, मतलब सबका अपना ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने बोल दिया कि मेरा ये रूटीन था तो आप वही फॉलो कर रहे हैं। टॉपर्स के रूटीन से आप अपने हिसाब को नहीं वो कर सकते हो। आप 2-3 टॉपर्स का रूटीन देखिए और आपको जो बेस्ट सूट करे आप उसको फॉलो करिए। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों को रूटीन को फॉलो करते हैं, फिर अपना नहीं मतलब फॉलो भी नहीं कर पाते हैं और अपना भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसा मत करिएगा। आपको यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखिए मोटिवेशन का तो ऐसा है कि 2018 में जब मैंने कोचिंग शुरू किया था, मतलब 17 में जब मैंने कोचिंग शुरू किया था, तो मैं यही सोच के आया था कि मुझे जो है यूपीएससी करना है, और उसी के साथ साथ मतलब दोनों की मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मुझे यूपी ही रहना था। तो यूपी पीसीएस के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो था कि मतलब या तो होम कैडेट मिले या तो यूपीएससी मतलब यूपी पीसीएस मिले। तो देखिए मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेटेड ही आपको रहना पड़ेगा। आप हम लोग सोचते हैं कि मतलब दूसरों की वीडियोस देख के हम मोटिवेटेड हो जाएँ, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए बहुत सारे आपको इवेंट्स होंगे जो उसमें आप पहले से बना के रखे होंगे कि मुझे ये करना है। आपको जब करना है तो फिर उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। देखिए पैसा आपको जॉब पैसा सब प्राइवेट में भी आपको मिलता है। मैं जो है मर्चेंट नेवी में था, एडिशनल चीफ इंजीनियर था। वहाँ से मैंने जो है बहुत पैसे की जॉब करके आया था मैं, मतलब 50-60 लैक्स की मेरी जॉब थी, वो छोड़ के आया था मैं। तो अब यही था कि पैसे के पीछे या तो आप भाग लो या तो आप ऐसी सर्विस के लिए वो कर सकते हो। तो मोटिवेशन आपको अंदर से आना आएगा। बाकी आप जो है अपने पीयर ग्रुप से बात करते रहिए, पेरेंट्स से बात करिए करते रहिए। पेरेंट्स आपको देखिए बहुत अप्स एंड डाउन्स आएँगे, पूरे प्रोसेस जो है बहुत लंबा है। आप ये एक मैराथन है, ये 100 मीटर रेस या आप सोचिए कि तुरंत 1 साल में कंप्लीट करने वाला प्रोसेस नहीं है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो भी आपको साल लग ही जाएँगे, और एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा और हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि देखिए इतने प्रोसेसेस हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, आप कहीं भी फेल हो सकते हैं। बहुत लोग मतलब आपने अजय जी का देखा होगा, हमारे साथ अकेडमी में ही है, वो 9 बार उन्होंने मेंस लिखा है, उसके बाद फिर जो है 4 बार जो है इंटरव्यू दिया है। तो फेलियर्स जो है वो इसके पार्ट हैं। मैंने चौथी बार मैंने भी ये चौथी बार में क्वालिफाई किया है। तो ये फेलियर्स जो होता है वो इसका एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। लॉन्ग प्रोसेस है, तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा-सा कि बहुत लोग होते हैं जो 2 साल करते हैं उसका छोड़ देते हैं, जबकि उनकी तैयारी हो सकता है अच्छी हो, तीसरे, चौथे, 5वें अटेम्प्ट में सक्सेस मिले। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है और ये सोचना है कि हम कर ले सकते हैं। मतलब कोई भी एवरेज आदमी कर सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको आईआईटी नहीं होना चाहिए या 90% ही आपके मार्क्स होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। आपके एवरेज स्टूडेंट भी जो जुनेद सर हैं, वो 3rd रैंक लेके आए थे और उनके 60% मार्क्स थे 10th 12th में। तो वो सब चीज़ें जो है एक आपके अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए कि आप चाहते हो करना तो आप करोगे। आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए यूपीएससी की तैयारी में? अच्छा, टाइम टेबल के लिए तो मैंने आपको वही बताया कि आपका खुद का होना चाहिए। 3-4 लोगों का आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप खुद का टाइम टेबल एक बनाइए, जो आपको बेस्ट सूटेड हो। आप हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है कि आप जो है फुल टाइम कोचिंग भी कर रहे हों या फिर कोचिंग करने के बाद खाली पढ़ रहे हों, तो आप अपने हिसाब से दिन को मैनेज करिए। जितना हो सके तो दिन में पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैंने अपने एक प्रोसेस ये देखा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है आपकी, मतलब जो टाइम है उसके हिसाब से चलती है।
मतलब बॉडी जो है वो टाइम के हिसाब से चलती है। तो आप ट्राई करिए कि दिन में पढ़ने का। बहुत लोग होते हैं रात को पढ़ते हैं, वो भी अच्छा है, बट एग्ज़ाम्स एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग का जो एफिशिएंसी है वो रात को अच्छी हो जाती है, फिर क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के फिर उतना एफिशिएंसी नहीं आता है, तो बहुत बार मिस हो जाता है। कभी प्री में मिस हो रहे हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग मिस हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन से मिस हो रहे हैं, तो वो यही होता है कि हम लोग का वहाँ पे कंसंट्रेशन उतना नहीं हो पाता है। तो ट्राई करिएगा, दिन में का रूटीन बनाइए और दिन में पढ़ने का सोचिएगा। यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है सोशल मीडिया का यूज़ आपको पॉजिटिवली करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन भी सोशल मीडिया से बहुत मिलता है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग रील्स पे चले जाते हैं या फेसबुक पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। उससे अच्छा है आप ट्राई करिए कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे आपको यूट्यूब में कुछ ना कुछ चाहिए ही है, या आपको डेली एटलीस्ट करंट अफेयर्स ही देखना है, तो और साथ में रील्स भी है, तो उसके लिए थोड़ा आप जो है ट्राई करिए कि अपने मतलब स्क्रीन टाइम जो होता है उसको लिमिट करने का। और बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो आपके नोट्स मेकिंग वगैरह में काम आती हैं, तो उन सब का जो बहुत पॉजिटिवली यूज़ करना है। उसके बाद फिर जितना गूगल है उसका यूज़ करना है, विकीपीडिया का यूज़ करना है, इन सबको अच्छे से यूज़ करना है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे थोड़ा जितना हो सके तो अवॉइड कर लीजिए। थोड़ा 1-2 साल के लिए अवॉइड करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यूपी पीसीएस की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? देखिए, ये बहुत डिबेटेड क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आपको सोचना है, आप अगर आपके पास इकोनॉमिकली आप साउंड हैं और आपके पास टाइम है, आप दिल्ली जा सकते हैं, इलाहाबाद जा सकते हैं, तो आपको कोचिंग भी कर सकते हैं। तो कोचिंग हम लोग को एक मोटिवेशन देता है, मतलब वो एक इंसाइट देता है कि आपने कुछ नहीं किया। जैसे मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, और मैं जाके श्री राम को आईएएस किया था मैंने 2017 में, तो मुझे एटलीस्ट एक इंसाइट मिला था कि कैसे करना है। उसके बाद फिर अपने आप से ही आप करते हो। तो ट्राई करिए कि अगर टाइम है तो एक कोचिंग कर लीजिए, नहीं तो आजकल यूट्यूब पे भी सब कुछ आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आ गए हैं, तो हो सकता है ऑनलाइन तैयारी आप कर सकते हैं। बट यही है कि अब उस स्क्रीन टाइम में कोचिंग करना है तो कोचिंग मतलब क्लास करना है तो क्लास ही करना है। ऐसा नहीं कि उस पर आप रील्स देख रहे हैं, तो वो थोड़ा नुकसान भी हो जाता है उस चीज़ का। अच्छा, थोड़ा कमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा, आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। देखिए, मेरा इंटरव्यू 2 मैंने इंटरव्यू दिए हैं यूपी पीसीएस में, तो मेरे एक्सपीरियंसेस मोस्टली जो है मेरी जॉब से ही रहा था। जैसे पहले मैं मर्चेंट नेवी में था, तो कल्पराज सर ने मुझे पूरा मर्चेंट नेवी पे ही मोस्टली था, शिप से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन था, बट शिप से सब कुछ जोड़ रहे थे। जैसे G20 को शिप से जोड़ दिया है, इवन साइंस को डेंसिटी वेंसिटी को भी शिप से जोड़ दिया है, सारी चीज़ इकोनॉमी को शिप से जोड़ दिया है, ऐसे करके पूछा था। इस बार मेरा पुलिसिंग से पूरा इंटरव्यू था। तो मोस्टली क्या है कि आप मतलब जब किसी सर्विस में होते हैं, तो या आपका ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट होता है उससे ही इंटरव्यू मोस्टली होता है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और थोड़ा मतलब जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके बारे में जानते रहिए, तो वो आपको इंटरव्यू अच्छा कर देगा। और बाकी कॉन्फिडेंस का खेल है, आप जब अपने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अपने अंदर रखेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आंसर कैसे फ्रेम करें सर? देखिए, आंसर्स के लिए तो नॉर्मल जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ही है। अब इसमें क्या है कि आपको मैंने जैसे बोलता हूँ डेटा फैक्ट्स थोड़ा लाइए, थोड़ा अपने पहले से ही डायग्राम्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए। आप जितने डायग्राम्स वगैरह उस पर बनाएंगे, जैसे यूपी का डायग्राम है, आपको यूपी का डायग्राम, इंडिया का मैप और यूपी का मैप, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप जो है टिप्स पे होना चाहिए। आप उसको बना के तुरंत मार्क कर देंगे तो हो सकता है आपको आधा 1 नंबर ज़्यादा मिल जाए। इवन वो आधा 1 नंबर आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको जो एक मैंने सर का देखा था कि जो कंक्लूज़न होना चाहिए आपका, वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। ह्यूमन सेंट्रिक मतलब होगा कि आप जो मतलब एक इमोशनल कनेक्ट होता है वो होना चाहिए आपका। जब कंक्लूजन कर रहे हैं तो जैसे एसडीजी गोल्स वगैरह को आप ला सकते हैं, या आप कोई अच्छी स्कीम ला सकते हैं जिसमें आप मतलब गवर्नमेंट जो है ह्यूमंस के लिए अच्छा, मतलब इंडियन पॉपुलेशन के लिए कुछ अच्छा कर रही है, वैसा करेंगे तो आपको हो सकता है जो आखिरी के टाइम पे जब वो पढ़ रहा होगा तो उसको एक इमोशनल कनेक्ट हो तो आपको आधा 1 नंबर ज़्यादा मिल जाए। वो सब चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। न्यूज़पेपर के साथ कौन सी मैगज़ीन फॉलो करें? न्यूज़पेपर के साथ मैगज़ीन मैंने आपको 2 बताई थी, एक इनसाइट ऑन इंडिया है और एक विज़न आईएएस की है। बाकी हिंदी मीडियम्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण आप कर सकते हैं, या जो है आपका
प्रतियोगिता दर्पण ही अच्छी है, वो आप फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तथ्य सार आती है, घटना चक्र आती है, वो भी कर सकते हैं। बट जो भी हो एक ही फॉलो करिएगा, ये नहीं कि मल्टीपल सोर्सेज करिएगा, बहुत ज़्यादा फिर उसमें आपको मल्टीपल सोर्सेज में दिक्कत हो जाएगी कि कवर अप नहीं हो पाता है, और रिवीजन इतना हम लोग याद भी नहीं रख सकते हैं। ह्यूमन मेमोरी मतलब बार बार भूलने की आदत होती है, रिवाइज नहीं करोगे तो आपको नहीं फ़ायदा मिलेगा उसका। वैल्यू एडिशन कैसे करें सर? वैल्यू एडिशन के लिए देखिए डेटा फैक्ट्स का एक किताब आता है, मैंने बोला आपको, शून्य आईएएस का आता है, ओनली आईएएस का आता है, वो ले लीजिए। मैंने अपने मेंस के टाइम पे उसको लिया था, और उससे मतलब आपको डेटा सीधे सीधे रेप्लिकेट हो गया, तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें सर? देखिए इंटरव्यू के लिए आपको, मैंने जैसे बोला, पहले ही आपको सोचना पड़ेगा कि आप ऑफिसर बन गए हैं। अगर आप वैसा एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे और थोड़ा सिंपैथेटिक होंगे, थोड़ा जो है एम्पैथेटिक होंगे, तो आपको थोड़ा कंपैशन लाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आपकी मतलब बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। बाकी जो है थोड़ा आपको ऑफिसर की तरह बिहेव करेंगे, दूसरों से जब बात कर रहे हैं थोड़ा वैसे ही बिहेव करके बात करिए, तो उसमें आपको मतलब वो डेवलपमेंट आ जाएगा। और एक दिन का जो प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस आपका जो है वो लंबा प्रोसेस है। मतलब जब आप डेली करोगे तो 1-2 साल में आपको लगेगा आपको कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर अच्छे क्वालिटीज़ आ रही हैं। यूपीपीसीएस की ज्वाइनिंग को कितने टाइम टाल सकते हैं? देखिए मैम, टालने को तो आप करीबन 1 साल 1.5 साल भी टाल सकते हैं। अगर वैलिड रीज़न है तो ज़्यादा भी टाल सकते हैं। अब यह है कि अननेसेसरी मत टालिए। अगर आपकी प्रिपरेशन एक लेवल की हो गई है, आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं उसको। यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होने के बाद यूपीएससी का पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मैम। इस बार जो है हमारे साथ ही में जो है 8 लोग जो है यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, और हम लोग 7 लोग जो हैं यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो एकेडमी से ही इतने लोग दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है। पढ़ाई अब करने वाले तो यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, हर साल करते हैं, और बहुत लोग सेलेक्ट होते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है, बट यह है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, उसी में हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है। टेस्ट सीरीज़ कब से ज्वाइन करनी है चाहिए? टेस्ट सीरीज़ का तो यह है कि आप जब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम पहले अपना सेल्फ पढ़िए आप। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो टेस्ट सीरीज़ में आप क्या करेंगे? तो वो है कि पहले सिलेबस को समझिए, थोड़ा स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, और थोड़ा जो है ट्राई करिए कि जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे मेंस के हो चाहे प्री के हों, वो आप जब लगा लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिएगा। टेस्ट सीरीज़ में बहुत बार क्या होता है कि यूपीपीसीएस के लिए तो टेस्ट सीरीज़ में मुझे ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं मिली जो बहुत उसके स्टैंडर्ड को मीट कर रही हो। मतलब यूपीपीसीएस का स्टैंडर्ड थोड़ा डेटा फैक्ट्स के उससे है, मगर टेस्ट सीरीज़ में प्रीवियस ईयर ही डाल देते हैं मोस्टली। तो आप प्रीवियस ईयर को जितना लगा लेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में उतना ना पड़िए, तो वो भी ठीक है, चलेगा। आंसर राइटिंग के लिए ज़रूर कोई कर लीजिएगा कि इससे आप डेली लिखते रहें, एटलीस्ट लिखने की प्रैक्टिस होती रहे। न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे निकालें? न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो है, जब आपको सिलेबस पता रहेगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेगा। अब जैसे किसी ने बोला है कि इंटरनेशनल रिलेशन है, अब इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि आप जब आपको पता है कि चाइना इंडिया या इंडिया नेपाल, ये क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा है, तो 21-22 दोनों में जो है इंडिया नेपाल का रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है, तो आपको कल को कोई भी न्यूज़ होगी, काला पानी का डिस्प्यूट हुआ है, कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, डोकलाम हुआ है, कोई भी चीज़ आएगी तो आपको सबसे पहले वही दिखेगा। इंडिया मालदीव्स है, तो अभी इतना इशू चल रहा है, तो ये इंटरव्यू में भी पूछ रहे थे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको जब सिलेबस पता रहेगा, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता रहेगा, तो आप अपने आप ही जो है उसको देख लोगे और उससे जो है रिलेट कर लोगे कि हाँ ये चीज़ मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इसका ये फैक्ट है, तो ये प्री में पूछ सकते हैं या इंटरव्यू में हो सकता है मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब देना है मुझे। तो ऐसा करके आप बना सकते हैं उसको। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस आपको पता होना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स अच्छा होता है प्री और मेंस के लिए? देखिए मैम, मैंने तो जो है प्री के लिए उसका जो है 25 क्वेश्चन डेली आते थे, मतलब टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो मोर देन इनफ है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। और मेंस के लिए मैंने डेली आंसर राइटिंग लिया था, और डेली आंसर राइटिंग में 4 क्वेश्चन जो देते हैं वो लिखता था मैं, तो वो बहुत है, मतलब सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा मतलब उतना आप डेली 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो मेंस में लिख जाएगा। मेन चीज़ और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आप जो है मेंस में कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। भले आपको जो भी आता है, थोड़ा भी आता है, वो लिख के ज़रूर आइएगा। और हो सके तो देखिए, एक साइकोलॉजी होती है कि जितना पेज भरा रहेगा उतना ही अच्छा मतलब नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ये सबके लिए वैलिड नहीं है, बट आधा नंबर बढ़ाना है आपको, तो हो सके तो 2 पेज जहाँ पे हैं तो 2 पेज भर दीजिएगा, 3 पेज है तो 3 पेज भर दीजिएगा।
बाकी जो है कि अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है तो 1 पेज 1.5 पेज में भी काम चल जाता है। और सर मैं प्री 2 बार हुआ है बट मेंस नहीं हो पा रहा है, इस बार एमपीपीसीएस प्री भी नहीं हो पाया है, क्या करूं, बहुत डिमोटिवेटेड हूं। देखिए सर, डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होते हैं छठे अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। तो 2 बार फेल हो रहे हैं, 3 बार फेल हो रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। सिलेक्शन आप कब ले रहे हैं वो मैटर करता है। तो डिमोटिवेटेड होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप जब एकेडमी में आएंगे या जब जहाँ पे भी ट्रेनिंग करने जाओगे आप, तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि मतलब ऐसा भी होता है क्या। मतलब जैसे मेरे साथ में ये ऐसे बहुत लोग हैं जो 10-10 साल जॉब करके 2-2 3-3 नौकरियाँ छोड़ के फिर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये कभी डिमोटिवेटेड नहीं होना है कि मेरा लेट हो गया है, मैं बहुत जल्दी, अर्ली सर्विस बहुत अच्छा है क्योंकि प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। लेट होना थोड़ा नुकसान करता है बट सिलेक्शन होना भी ज़रूरी है। मतलब सबको जो है पहली बार में सिलेक्शन नहीं मिलता है, हो सकता है किसी को लेट मिले, मगर आप अगर लगे रहेंगे तो आप ज़रूर सेलेक्टेड होंगे, ये श्योर है। बट साथ में जो है एक इसमें भी क्वेश्चन था कि प्लान बी आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लान बी ज़रूर होना चाहिए आपके पास। मेरा मानना है, मैं शिप पे भी जॉब करता था तो मैं आज भी मैं अपना मेरे पास प्लान बी है कि मैं उधर भी जा सकता हूँ। तो आप अगर जो भी प्रोफेशनल कोर्स करते कर रखे हैं तो एटलीस्ट 2 साल आप ज़रूर इस तैयारी को दीजिए। उसके बाद 2 से 3 साल बाद आप प्लान बी की तरफ भी देखिए। साथ साथ जॉब के साथ भी तैयारी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ तैयारी नहीं की जा सकती है। आपने कौन सी मिस्टेक करी थी सर? मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैंने तो देखिए पहले 2 अटेम्प्ट में तो मैंने सिलेबस नहीं देखा था, सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद सिलेबस और प्रीवियस ईयर जब से मैंने देखना शुरू किया तब से प्री मेरा हो रहा है। मेंस भी मैंने 2 बार लिखा है, तो 3 बार लिखा है तो 2 बार इंटरव्यू कॉल आया है। बाकी जो है सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने नोट्स अपने खुद के नहीं बनाए थे। मैं जो है लिख के वो करता था कि मतलब अंडरलाइन करके पढ़ता था। तो उसमें क्या होता है कि आपको रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो ट्राई करिए कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो उससे जो है थोड़ा कम टाइम आपको लगेगा और रिवीजन मैक्सिमम टाइम्स हो जाएगा। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करें सर? देखिए पीवाईक्यू के लिए क्या है कि आप जब सिलेबस लेके बैठेंगे और पीवाईक्यू लेके बैठेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पे हैं। आप जैसे पेपर लगा रहे हैं तो हमको ज़रूरी नहीं कि सबको हिस्ट्री में बहुत अच्छा हो, कोई ज्योग्राफी में नहीं सब अच्छे हों, मगर जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे और बार बार वही क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, जैसे आपको ज्योग्राफी सॉल्व नहीं हो रहा है या हिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है या डेटा फैक्ट्स की ज़रूरत है। हो सकता है हिस्ट्री में डेटा इतने ज़्यादा पूछ रहे हैं जो आपसे नहीं याद नहीं हो रहे हैं, तो आपको मल्टीपल रिवीजन उसका करेंगे तो आपसे वो चीज़ सही होने लगेगी। या ज्योग्राफी में जो है आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे हैं, हो सकता है कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो आप धीरे धीरे जब आप प्रीवियस से लगाएंगे 5-6 साल के लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ जो है हिस्ट्री में डेटाज गलत हो रहे हैं, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, या कुछ भी इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, तो आप उस पर जब तैयारी मतलब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वो ठीक होने लगेगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यही एनालिसिस है। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स का तो ये है कि देखिए आप पहली रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाइए। पहली दूसरी रीडिंग्स में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप फिर दूसरी किताब ही अपने आप लिख देंगे। ठीक है, जितनी किताब है उससे ज़्यादा कि आपके नोट्स बन जाएंगे, फिर शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप 2 रीडिंग्स मान लीजिए, तीसरी रीडिंग्स में जो आपको नहीं याद आ रहा है वो चीज़ ही बस नोट्स में लिखिए, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 1 पेज में जैसे एक टॉपिक है तो 1 या 2 पेज में वो ख़त्म हो जाना चाहिए, भले वो किताब में जो है 7-8 पेज में है तो वो शॉर्ट नोट्स होगा। अगर आप उसको भी 20 पन्ने में बना दे रहे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए, बाकी आप ये मान के चलिए आपको याद है। बहुत बार हमको यही कन्फ्यूज़न होता है कि हमको याद नहीं रह रहा है, वैसा मत करिएगा, वो अंदर सबकॉन्शियस में रहता है, जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा वो। सर यूपीपीसीएस 2024 का अटेम्प्ट देना चाहिए, उसका क्या तरीका? जी बिल्कुल, अटेम्प्ट तो बिल्कुल देना चाहिए। देखिए यूपीपीसीएस में कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, जब तक एज है तब तक आप अटेम्प्ट जरूर दीजिए, अटेम्प्ट कभी नहीं छोड़िए। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है, जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। तो जब आप तैयारी देखोगे अपनी, तो जो एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था और मुझे याद आ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, आप करते रहिए और सिलेक्शन भी ऐसे ही होगा। सर कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर अच्छा है? हिंदी न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण आप पढ़िए, दैनिक जागरण बहुत अच्छा पेपर है उस। और बाकी मैगज़ीन पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, वो अच्छा है।
गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी यूज़ करें। देखिए गवर्नमेंट के लिए जो है आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए तो CCTNS जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मोस्टली देखिए गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट्स अच्छी हैं। PIB आप यूज़ कर सकते हैं। PIB में आप जो डेली न्यूज़ आता है वो देखते रहिए। और फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपको सारे उसके रिलेशंस मिल जाएंगे, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के रिलेशंस मिल जाएंगे, वो आप देख लिए। उसको एक एक पेज में ही आपको, आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो एक पेज में उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर लीजिए। उसके बाद जो है जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वो यूज़ करिए। आवाज़ आ रही है? उसको हटाने का तो कुछ ऐसा मतलब मुझे भी नहीं पता है, तो जितना हो सके उसको अवॉइड करिए। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? आंसर राइटिंग का स्टार्ट करने का यही है कि जब से आप मतलब एक थोड़ा आपको पढ़ लिया हो आपने और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए, तब से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में मत करिएगा, बिल्कुल शुरुआत में आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो फिर जो है बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा आपसे। मतलब आप लिख भी रहे हो 2 पन्ने 3 पन्ने में लिख रहे हो तो वो मतलब कुछ भी लिख ले रहे हो उससे मज़ा नहीं आएगी। तो ट्राई करिए कि जब आपकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए, मतलब एटलीस्ट आधा सिलेबस आपको ख़त्म हो जाए, तब लिखना शुरू करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स जरूर मतलब उनके टेस्ट कॉपीज जरूर देखिएगा। विजन पे आपको फ्री में टेस्ट कॉपीज़ मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड करिए और उनको जरूर पढ़िएगा। उसमें स्टैंडर्ड कंक्लूजन और स्टैंडर्ड आपका इंट्रोडक्शन और बॉडीज़ में भी बहुत डायग्राम पॉइंट्स ये सब मिल जाएंगे। मैंने जो है शुभम कुमार सर का एंथ्रोपोलॉजी का देखा था और मैंने उसका UPPCS में मेरा जो मेंस था उसमें मैंने बहुत कुछ रेप्लिकेट भी किया और फ़ायदा मिला मुझे उसका। तो मैं टॉपर्स के नोट्स को मतलब टेस्ट कॉपीज़ को बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर देखें। इंटरव्यू बोर्ड के बारे में कुछ बताइए सर। इंटरव्यू बोर्ड का तो देखिए UPPCS में अभी इस बार तो 3 नए बोर्ड शायद जुड़े हैं, बाकी 5-6 लोग थे पुराने। बोर्ड का तो ऐसा है कि आपको जो भी मिलेगा वो लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं। वहाँ पे जो है एक कन्वर्सेशन टाइप का ही होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ग्रिल कर रहे हैं। जो नॉर्मली आप मॉक देंगे तो मॉक में आपको बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग होती है। मैंने अपने ऑनलाइन 2 मॉक दिए थे, इस साल तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है। पिछली बार मैंने 2 मॉक ऑनलाइन दिए थे और अभियोदय वालों ने तो बहुत ग्रिल किया था। बट यही है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैसा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। वहाँ पे बहुत कूल रहते हैं। आपको जो नहीं आ रहा है सीधे सॉरी बोल दीजिए। मैंने पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में दोनों में भी 3-4 बार सॉरी बोला, और सॉरी बोलना कुछ गलत नहीं है। आपको ऐसा लगता हो कि नहीं सिर्फ सारे आंसर देंगे तभी हमको अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सॉरी बोलिए, अगर नहीं आता है ब्लफ मत मारिए। देखिए उनको वो इतने साल के एक्सपीरियंस मतलब बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो उनको आप झूठ बोलेंगे तो उसका इंप्रेशन बहुत गलत बनेगा। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आप अगर झूठ बोलते हैं तो वो लोग वो टॉलरेट नहीं करते हैं, उस पर आपका नंबर बहुत कट जाएगा। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन पढ़ना है या न्यूज़पेपर? देखिए न्यूज़पेपर ज़रूरी है, न्यूज़पेपर एक पढ़िए। उसके अलावा एक मंथली कंपाइलेशन ज़रूर पढ़िए। एक मंथली कंपाइलेशन में विजन, अगर इंग्लिश मीडियम से विजन पढ़ लीजिए, वो अच्छा है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, बाकी आप लोग मुझसे जो है कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा जो है फेसबुक पे अंकुर गौतम नाम से ही है, और बाकी इंस्टाग्राम पे भी अंकुर गौतम या DSP_Ocean96 है, उस पर आप कनेक्ट कर लीजिए। बाकी एक क्वेश्चन है, UPSC मेंस 3 महीने में, UPSC मेंस 3 महीने में GS के 6 पेपर हिंदी मीडियम से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बस यही है कि थोड़ा आपको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। डैप कैसे बनाएं? देखिए आप UPPCS में तो डैफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और UPSC में जब आपको डैफ बनाना है तो अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा काम कर लीजिए। जैसे मेरे साथ में एक सर हैं, वो उनकी काइट फ्लाइंग हॉबी है, तो वो जो है उसमें मतलब उन्हें इंटरव्यू दिया है। तो आप अपनी जो हॉबी है उस पर ज़रूर काम करिएगा। अब वो रोज़ ही पतंग उड़ाते हैं, इवन एकेडमी में आके भी पतंग उड़ा रहे हैं, तो उस पर मतलब उनका अच्छा वो है, तो अपना काइट फ्लाइंग हॉबी डाल दिया है। तो वैसे ही आप अपनी हॉबी पे काम करिए। UPSC में हॉबी पे बहुत अच्छा मतलब वो होता है। चलिए एवरीवन, थैंक यू, और UPSC टाइम्स के लिए थैंक यू।
सर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है प्लीज़ सर। न्यूज़पेपर में देखिए आप सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, जो सिलेबस की टॉपिक्स हैं उसी को आपको मतलब जो सिलेबस में आपका है उसको आप देखिए कि न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रही है। आप बस उतना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आता है बट सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। सिलेबस पढ़िए। वो डीएसपी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। सर डीएसपी जॉब प्रोफाइल में तो आप देखिए मेनली हम लोग का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है, इन्वेस्टिगेशन का होता है और एविडेंस कलेक्शन का होता है। तो डिफरेंट ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस का काम बहुत वाइड है और आप डीएसपी अगर बनेंगे तो आप के अंडर में करीबन 3-4 थाने होंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ट्राई करिए कि जो है और बाकी डीएसपी के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपका हार्ड मतलब ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है। और बाकी डीएसपी में आपका काम जो है फील्ड में बहुत हेक्टिक है, मगर जो है उसी हिसाब से आपका मतलब जॉब प्रोफाइल भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। ड्रेस का एक अट्रैक्शन होता है। आप बहुत ही एलीट सर्विस में जा रहे हैं, आपको बाद में आईपीएस में प्रमोशन भी मिल जाएगा अगर आप डीएसपी बन रहे हैं। तो आपके बहुत मतलब उसके पक्ष हैं, तो आप डीएसपी ज्वाइन करिए बिल्कुल। सर एक पूछ रहे हैं कि प्लीज़ बताइए ना पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, बहुत दिक्कत आती है कभी कभी। देखिए पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन से तो यही है कि आप सोशल मीडिया का थोड़ा अवॉइड करिए, तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें? चलिए, थैंक यू एवरीवन।